सोचिए, एक ऐसा आदमी जो किसी इंसान को मारने से पहले उसके बारे में महीनों तक जानकारी जुटाता है। उसकी एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को तबाह कर सकती है। लेकिन ईथन के लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं था। वह कई दिनों से शहर से दूर एक पुराने सुनसान वेयरहाउस में छिपा बैठा था। सामने की टूटी हुई खिड़की से उसे दूर मौजूद एक आलीशान बंगलो साफ नजर आता था। वही घर उसके टारगेट का था। पिछले 5 दिनों से ईथन की नजरें उसी घर पर टिकी थी। सुबह होती, लोग घर से बाहर निकलते और वापस लौटते। फिर रात आती और पूरा इलाका शांत हो जाता। लेकिन उसका टारगेट दिखाई ही नहीं दे रहा था। ईथन के पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आखिरकार 5वें दिन उसका पेशेंस टूटने लगा। उसे राशन और कुछ जरूरी सामान लेने के बहाने बाहर निकलना पड़ा। मार्केट पहुंचकर उसने जरूरत की चीजें खरीदी और भीड़ से थोड़ा दूर जाकर अपने सीक्रेट कॉन्टैक्ट को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, बहुत इंतजार हो चुका है, काम खत्म करो और अपना पैसा लेकर गायब हो जाओ। ईथन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बिल्कुल शांत आवाज में बोला, काम पूरा होगा, बस सही मौका चाहिए। इस बार उसने टारगेट के बंगलो को करीब से देखने का फैसला किया। कुछ दूरी पर बैठकर वह घंटों उस जगह को ऑब्जर्व करता रहा। कौन सा गार्ड कब गेट पर आता है, कौन अंदर जाता है, कौन बाहर निकलता है और सिक्योरिटी कितनी टाइट है। वह हर छोटी डिटेल अपने दिमाग में स्टोर करता गया। उसे समझ आ चुका था कि टारगेट तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लेकिन ईथन भी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। वह वापस अपने हाइडआउट में आया और अपने सारे इक्विपमेंट को दोबारा चेक किया। उसकी स्नाइपर राइफल तैयार थी, पोजीशन पहले से तय थी और सामने टारगेट का घर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अब उसे सिर्फ इंतजार करना था। रात काफी हो चुकी थी। ईथन ने थोड़ी देर आराम करने के लिए बेड पर लेटने का फैसला किया, लेकिन उसने अपनी आंखों को पूरी तरह बंद नहीं किया। उसने अलार्म हर 10 मिनट में बजने के लिए सेट कर रखा था। अलार्म बजता, वह तुरंत उठता, बाइनोक्यूलर से बंगलो को चेक करता और फिर वापस बेड पर लेट जाता। ऐसे ही पूरी रात गुजर रही थी। फिर अचानक रात के सन्नाटे में उसे कुछ हलचल दिखाई दी। ईथन तुरंत उठकर विंडो के पास पहुंचा। इस बार उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। टारगेट आखिरकार घर लौट आया था, लेकिन उसके साथ एक औरत भी थी। वह एक डांसर थी जो उसके साथ अंदर आई थी। ईथन ने बिना वक्त गंवाए राइफल उठाई और स्कोप के अंदर टारगेट को लॉक कर लिया। उसके लिए यह परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। घर के अंदर म्यूजिक बज रहा था और डांसर टारगेट के सामने परफॉर्म कर रही थी। टारगेट बेफिक्र होकर सोफा पर बैठने ही वाला था। ईथन ने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की। उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर पर पहुंची। टारगेट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। बस एक शॉट और मिशन कंप्लीट। ईथन ने सांस रोक ली, लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर डांसर घूमते हुए टारगेट के सामने आ गई और अगले ही पल गोली चल गई। लेकिन निशाना टारगेट नहीं था। डांसर गोली की चपेट में आ चुकी थी। वह वहीं गिर पड़ी। ईथन के चेहरे पर पहली बार टेंशन दिखाई दी। उसने तुरंत दूसरी गोली के लिए राइफल एडजस्ट की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गोली की आवाज सुनते ही बंगलो के गार्ड्स अलर्ट हो चुके थे। उन्होंने तेजी से विंडोज के भारी कर्टन्स बंद कर दिए और डोर्स सिक्योर कर दिए। टारगेट उसकी नजरों से गायब हो चुका था। मिशन फेल हो गया था, लेकिन ईथन पैनिक करने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। राइफल अलग की, जरूरी चीजें बैग में रखी और वेयरहाउस से निकलने से पहले उसने अपनी मौजूदगी के निशान मिटा दिए। कुछ ही मिनटों बाद वह वहां से गायब था। बाहर निकलते ही उसने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया और शहर से दूर जाने लगा। रास्ते में उसने अपने बैग से कुछ चीजें अलग अलग जगहों पर फेंक दी, ताकि अगर कोई उसका पीछा करे तो उसे गलत डायरेक्शन मिले। कुछ दूरी बाद उसने स्कूटर भी छोड़ दिया। अब वह पैदल आगे बढ़ रहा था। उसने अपना हेलमेट उतारा और रास्ते में एक नदी के पास उसे भी छोड़ दिया। इसके बाद वह एक ग्रोसरी स्टोर के पब्लिक वॉशरूम में घुस गया। कुछ ही मिनटों में उसका पूरा लुक बदल चुका था। दाढ़ी साफ, कपड़े बदले, चेहरा बदला। अब बाहर निकलने वाला आदमी कुछ देर पहले वाला ईथन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह वहां से टैक्सी लेकर सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले उसने अपनी राइफल को एक सुनसान जगह पर छिपा दिया। अब उसके पास कोई वेपन नहीं था। उसे बस देश से बाहर निकलना था। टिकट काउंटर की लाइन में खड़े होकर वह बाकी पैसेंजर्स की तरह बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर एक पुलिस डॉग पर पड़ी। कुत्ता लगातार उसकी तरफ देख रहा था। ईथन के चेहरे का एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदल गया। क्या उसके पीछे पुलिस पहुंच चुकी थी? उसने तुरंत वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए और खुद को दोबारा क्लीन किया। कुछ देर बाद वह वापस आया और फेक आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स की मदद से इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। उसे लगा कि अब वह बच चुका है। लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। कॉल उसके सीक्रेट बॉस विक्टर का था। ईथन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से विक्टर की गुस्से से भरी आवाज आई, तुमने पूरा काम खराब कर दिया। ईथन ने कोई सफाई नहीं दी। कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद उसने कॉल काट दिया। फिर फोन को तोड़कर अलग अलग हिस्सों में कर दिया और बिना पीछे देखे बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गया। उसे अभी पता नहीं था कि एयरपोर्ट से निकलना उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। असल खतरा तो उसके साथ फ्लाइट में ही जा चुका था, क्योंकि जैसे ही ईथन अपनी सीट पर बैठा उसकी नजर सामने बैठे एक अजनबी आदमी पर पड़ी। वह आदमी बार बार ईथन को देख रहा था। एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार। ईथन का इंस्टिंक्ट तुरंत अलर्ट हो गया। उसे महसूस हो चुका था कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन कौन और क्यों? यही सवाल लेकर ईथन ने अपनी नजरें उस अजनबी पर टिकाई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसे अपने घर से जुड़ी ऐसी खबर मिलने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। फ्लाइट के अंदर बैठे ईथन की नजरें अब उस अजनबी आदमी से हट ही नहीं रही थी। वह आदमी बार बार उसकी तरफ देख रहा था। पहली नजर में यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस लग सकता था, लेकिन ईथन जैसे आदमी के लिए छोटी सी डिटेल भी बहुत
मायने रखती थी। कुछ देर बाद फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पर लैंड हुई। जैसे ही पैसेंजर्स बाहर निकलने लगे, ईथन भी उनके साथ एयरपोर्ट से बाहर आया, लेकिन उसने अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के बजाय अचानक पूरा प्लान बदल दिया। उसे भरोसा था कि अगर वह आदमी सच में उसका पीछा कर रहा है तो अगली फ्लाइट तक भी उसके पीछे जरूर आएगा। इसलिए ईथन ने अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल कर दी। इसके बाद उसने एक नई आइडेंटिटी से दूसरी फ्लाइट की टिकट बुक कर ली। लेकिन जब उसने वेटिंग एरिया को दूर से ऑब्जर्व किया तो उसका शक और गहरा हो गया। वही आदमी अभी भी एयरपोर्ट में मौजूद था। ईथन की नजरें कुछ सेकंड के लिए उस पर टिक गई। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था, कोई उसे ट्रैक कर रहा था। लेकिन वह आदमी कौन था? पुलिस, उसके पुराने दुश्मन, या फिर विक्टर ने ही उसके पीछे किसी को भेजा था? ईथन ने रिस्क लेने के बजाय उस रात एयरपोर्ट से निकलने का फैसला किया। उसने शहर के एक ऐसे होटल में रूम लिया जहां कोई उसे आसानी से पहचान न सके। रूम के अंदर पहुंचते ही उसने सबसे पहले दरवाजा चेक किया, फिर विंडोज, फिर कमरे के आसपास की हर छोटी चीज। वह जानता था कि अगर कोई उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गया तो सीधी टक्कर हो सकती है। इसलिए उसने कमरे में कुछ मेकशिफ्ट ट्रैप्स लगा दी। अब वह बेड पर सोने के बजाय एक चेयर पर बैठ गया। उसके हाथ में नाइफ था, आंखें दरवाजे पर थीं। पूरी रात वह इसी इंतजार में बैठा रहा कि शायद कोई उसके कमरे में घुसने की कोशिश करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। घंटे बीतते गए, रात खत्म हो गई। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आने लगी। ईथन ने धीरे से नाइफ नीचे रखा। उस रात कोई नहीं आया था। फिर भी उसके दिमाग में एक सवाल घूमता रहा, अगर वह आदमी उसका पीछा कर रहा था तो आखिर वह गायब कहाँ हो गया? अब ईथन के पास ज्यादा वक्त नहीं था। अगली सुबह उसने अपना सामान उठाया और एयरपोर्ट पहुंच गया। इस बार उसने बिना किसी परेशानी के फ्लाइट पकड़ ली। कुछ घंटों बाद वह आखिरकार अपने देश डोमिनिकन रिपब्लिक वापस पहुंच गया। उसे लगा कि अब कम से कम अपने घर में वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। गेट के पास जमीन पर कुछ जूतों के निशान थे और थोड़ी दूरी पर एक सिगरेट का अधजला टुकड़ा पड़ा था। ईथन कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर उन निशानों पर घूमती रही। वह समझ गया कि ये निशान उसके नहीं थे। किसी अजनबी ने उसके घर के बाहर वक्त बिताया था और इसका मतलब सिर्फ एक था, कोई पहले ही उसके घर तक पहुंच चुका था। ईथन ने तुरंत अपनी गन निकाली। धीरे धीरे वह अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर असामान्य खामोशी थी, इतनी खामोशी कि उसके अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने लिविंग रूम की तरफ देखा, फिर बेडरूम की तरफ, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नजर फ्लोर पर पड़ी। कुछ जगहों पर खून के ताजा निशान दिखाई दे रहे थे। ईथन का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड मिया को कॉल किया। फोन बजा, लेकिन मिया ने नहीं उठाया। ईथन ने दोबारा कॉल किया। इस बार फोन किसी और ने उठाया। कुछ सेकंड तक ईथन बिल्कुल शांत रहा, फिर उसकी आवाज में बेचैनी आ गई। उसे पता चल चुका था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह बिना वक्त गनवाए हॉस्पिटल की तरफ भागा। कुछ ही देर बाद वह हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर खड़ा था। ग्लास के उस पार मिया बेड पर पड़ी थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और वह बेहोश थी। डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ईथन वहीं जम सा गया। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी में अनगिनत मौतें देखी थी, आज अपनी ही जिंदगी के सबसे जरूरी इंसान को उस हालत में देखकर टूट गया था। तभी मिया का भाई उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ईथन को बताया कि कुछ लोग जबरदस्ती उनके घर में घुस आए थे, एक आदमी और उसके साथ एक औरत। वे दोनों किसी और को ढूंढ रहे थे और वह कोई था, ईथन। लेकिन ईथन घर पर मौजूद नहीं था, इसलिए हमलावरों ने मिया को पकड़ लिया। वे उससे ईथन के ठिकाने के बारे में पूछते रहे। मिया ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने किसी भी कीमत पर ईथन का पता नहीं बताया, लेकिन हमलावरों ने उस पर लगातार दबाव बनाया। मिया किसी तरह हमलावरों के चंगुल से निकलकर बाहर भागी थी। अधमरी हालत में उसने देखा कि दोनों हमलावर एक हरे रंग की छत वाली टैक्सी में बैठकर वहां से फरार हो गए। यही बात उसके भाई को याद रह गई थी। जब ईथन ने यह सुना तो वह कुछ पल बिल्कुल शांत रहा। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ एक अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। उसे समझ आ चुका था कि हमलावर सिर्फ मिया को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। उनका असली निशाना ईथन था। लेकिन ईथन घर पर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मिया को उसके बारे में बताने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। अब उसके पास उन लोगों तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक सुराग था, हरे रंग की छत वाली टैक्सी। ईथन ने उसी वक्त तय कर लिया कि वह इन लोगों को ढूंढ कर रहेगा। अगले दिन वह अपने घर पहुंचा और फ्लोर में बने एक हिडन कंपार्टमेंट को खोला। अंदर रखे मेटल बॉक्स से उसने अपना जरूरी इक्विपमेंट निकाला। इस बार वह किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं निकल रहा था। इस बार मामला उसके अपने लोगों का था। ईथन कार लेकर पूरे शहर में निकल पड़ा। उसकी नजर हर टैक्सी स्टैंड और सड़क से गुजरने वाली हर ग्रीन रूफ वाली टैक्सी पर थी। घंटों तक तलाश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर सड़क पर टैक्सी नहीं मिल रही तो सीधे टैक्सी कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे। रात होते ही ईथन टैक्सी कंपनी के हेड ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस लगभग खाली था। वह सीधे मैनेजर के कैबिन में गया और उस रात की टैक्सी बुकिंग्स का रिकॉर्ड निकलवाया। मैनेजर ने पहले आनाकानी की, लेकिन ईथन के तेवर देखकर ज्यादा सवाल नहीं किए। कंप्यूटर पर उस रात की सारी राइड्स सामने आ गई। ईथन एक एक रिकॉर्ड ध्यान से चेक करने लगा। फिर अचानक उसकी नजर एक एंट्री पर रुक गई। वही रात, वही रूट और वही ग्रीन रूफ वाली टैक्सी। ईथन को आखिरकार अपना पहला बड़ा क्लू मिल गया। उसने ड्राइवर की पूरी डिटेल्स निकाल ली, नाम, फोन नंबर और टैक्सी नंबर। अब उसे सिर्फ उस ड्राइवर तक पहुंचना था। अगली सुबह ईथन टैक्सी स्टैंड के पास अपनी कार में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। काफी देर बाद एक आदमी अपनी टैक्सी के पास आया। ईथन ने टैक्सी नंबर मिलाया, सब कुछ मैच कर रहा था। यही वही ड्राइवर था जिसकी टैक्सी में मिया के हमलावर भागे थे। ईथन ने बिना कोई जल्दबाजी किए
खुद को एक नॉर्मल पैसेंजर की तरह पेश किया और टैक्सी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। ड्राइवर ने मिरर में देखते हुए पूछा, कहाँ जाना है? ईथन ने डेस्टिनेशन बता दिया। टैक्सी आगे बढ़ गई। ड्राइवर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी पिछली सीट पर बैठा आदमी कोई आम पैसेंजर नहीं था। ईथन उस रात का पूरा सच जानने निकला था। अब उसे बस एक बात पता करनी थी कि उस रात इस टैक्सी में बैठने वाले दोनों लोग आखिर कौन थे। टैक्सी जैसे जैसे सुनसान सड़क की तरफ बढ़ती गई, ईथन चुपचाप पीछे बैठा रहा। उसकी नजर ड्राइवर पर थी और दिमाग में सिर्फ एक मिशन था, मिया के साथ जो हुआ उसका हिसाब। टैक्सी में कुछ देर बाद ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो ईथन की गन सीधे उसकी तरफ तनी थी। डर कर उसने वॉलेट निकाल दिया, लेकिन ईथन को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सख्त आवाज में पूछा, उस रात उन दोनों को मेरे घर से उठाकर कहाँ छोड़ा था? ड्राइवर ने डरते हुए बताया कि उसने दोनों को एक प्राइवेट चार्टर्ड एयरपोर्ट से पिक किया था। वे ईथन के घर गए और कुछ देर बाद वापस लौटे तो दोनों घायल थे। खासकर उस आदमी के पैर में गहरी चोट लगी थी। इसके बाद ड्राइवर उन्हें वापस उसी प्राइवेट एयरपोर्ट पर छोड़ आया था। अब ईथन को उनका अगला ठिकाना मिल चुका था। उसने ड्राइवर को सुनसान जगह की तरफ गाड़ी मोड़ने को कहा। ड्राइवर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन ईथन ने उसे वहाँ से जिंदा नहीं जाने दिया। इसके बाद उसने अपनी पहचान बदली और फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे न्यू ऑर्लिन्स की फ्लाइट पकड़ ली। वहाँ पहुंचकर ईथन अपने सीक्रेट स्टोरेज हाउस गया। वहाँ से उसने जरूरी सामान और नई आईडी ली। फिर एक वैन की नंबर प्लेट बदलकर क्लीनिंग कंपनी के ऑफिस पहुंचा। क्लीनिंग स्टाफ का भेष बनाकर वह अपने सीक्रेट बॉस की हाई सिक्योरिटी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में दाखिल होने लगा। अंदर जाने के लिए डिजिटल पास जरूरी था, इसलिए उसने डिलीवरी के दौरान अंदर जाने का मौका तलाशा। मौका मिलते ही वह बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया और क्लीनिंग का नाटक करते हुए सीधे बॉस के कैबिन तक जा पहुंचा। अंदर बॉस और उसकी सेक्रेटरी मौजूद थे। ईथन ने गन तानकर सेक्रेटरी से बॉस को चेयर से बंधवा दिया। फिर उसने पूछा, मेरे घर पर हमला करने वाले दोनों लोग कहाँ हैं? बॉस ने डरते हुए बताया कि उनका भेजना उसका फैसला नहीं था। जिस क्लाइंट का काम ईथन ने पेरिस में अधूरा छोड़ा था, वही क्लाइंट गुस्से में था। उसी ने ईथन को खत्म करने के लिए उन दोनों को भेजा था, लेकिन ईथन घर पर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मिया को निशाना बना लिया। बॉस ने उसे चेतावनी दी, अब यहाँ से गायब हो जाओ। अगर क्लाइंट को पता चला कि तुम वापस आ गए हो तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ईथन अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसे अपने दुश्मन का रास्ता मिल चुका था। अब वह सीधे उस क्लाइंट तक पहुंचने वाला था जिसने मिया को इस हालत में पहुंचाया था। बॉस की धमकियों का ईथन पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी नजर पास पड़ी नेल गन पर गई। उसने उसे उठाकर बॉस के लैपटॉप को तोड़ दिया और वार्निंग दी, अब भी नहीं बताया तो अगली बार निशाना तुम होगे। बॉस फिर भी अकड़कर बोला कि वह जितना जानता था बता चुका है। ईथन का पेशेंस खत्म हो गया। उसने सारी गन बॉस के सीने पर खाली कर दी। बॉस दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और कुछ ही पलों में बॉस हमेशा के लिए चुप हो गया। अब उसके पास कोई और सुराग नहीं था। ईथन ने सेक्रेटरी की तरफ देखा। वह डर गई और तुरंत बोली, मुझे पता है तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगे, लेकिन अगर मैं उन दोनों का नाम और पता बता दूं तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। मेरी मौत ऐसी दिखनी चाहिए कि मेरे बच्चों को इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। अपने बच्चों के भविष्य की बात सुनकर ईथन ने उसकी शर्त मान ली। सेक्रेटरी ने उसे दोनों हमलावरों की पहचान बताई और एक पोस्ट कार्ड दिया जिस पर उस क्लाइंट का एड्रेस लिखा था जिसने पूरा काम करवाया था। अब ईथन को अपने अगले टारगेट्स का रास्ता मिल चुका था। उसने सेक्रेटरी को फिलहाल छोड़ दिया और वहां से निकल गया। इसके बाद उसने बॉस के बॉडी और ऑफिस से जुड़े सबूतों को ठिकाने लगाया, वैन साफ की, फेक नंबर प्लेट हटाई और रेंटल कंपनी को वापस कर दी। अब उसका अगला पड़ाव था फ्लोरिडा। यहीं वह दोनों लोग छिपे हुए थे जिन्होंने मिया पर हमला किया था। फ्लोरिडा पहुंचकर ईथन ने पोस्ट कार्ड में दिए एड्रेस की निगरानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसकी नजर वहां मौजूद एक आदमी पर पड़ी। वह चलते समय थोड़ा लंगड़ा रहा था। ईथन को तुरंत टैक्सी ड्राइवर की बात याद आ गई। उस आदमी के पैर में गहरी चोट थी, यानी उसका पहला टारगेट मिल चुका था। ईथन ने पूरे दिन उस घर पर नजर रखी। शाम को वह आदमी कुछ लोगों के साथ कैसीनो चला गया। ईथन भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। रात करीब 12 बजे वह लंगड़ाता हुआ अकेला घर वापस आया। ईथन चुपचाप उसके पीछे घर तक पहुंच गया, लेकिन अंदर जाने से पहले गार्ड डॉग ने उसे देख लिया और भौंकने लगा। ईथन ने उसे नशीला खाना देकर शांत कर दिया। अब रास्ता साफ था। जैसे ही ईथन घर के अंदर पहुंचा, अंधेरे से अचानक उस पर हमला हो गया। वह लंगड़ा आदमी पहले से तैयार था। उसे अंदाजा था कि ईथन अपने बदले के लिए जरूर आएगा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिर ईथन ने उसे काबू में करना शुरू कर दिया। तभी उस आदमी ने गन निकाल ली। ईथन तुरंत पास के बेडरूम में घुसा और दरवाजा लॉक कर लिया। अंदर से उसने आवाज लगाई, जॉन, अब मुझे तुम्हारा असली नाम पता है, अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। जॉन गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन ईथन पहले से तैयार था। अगले ही पल गोलियां चली और जॉन वहीं गिर पड़ा। शोर सुनकर डॉग फिर जाग गया और अपने मालिक की तरफ दौड़ा। ईथन ने तुरंत वहां से निकलने का रास्ता बनाया और घर को आग के हवाले कर दिया ताकि पीछे कोई सबूत न बचे। अब उसके 2 टारगेट्स में से सिर्फ एक बचा था, टेरेसा।